केबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पंजाब कांग्रेस का विवाद अभी भी थमा नहीं है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तलवारें अभी भी खींची हुई है। सिद्धू को लेकर कैप्टन अभी भी अपने रुख पर कायम है और स्पष्ट कर दिया है कि बिना सार्वजनिक माफी के सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। सिद्धू को लेकर कैप्टन के रुख भी नरम नहीं पड़े और अब उनके अगले कदम के कयास लगाए जा रहे हैं। अमृतसर पूर्व के विधायक सिद्धू और अमरिंदर दोनों ही विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर समर्थन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस संभावना पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या दोनों नेता एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि राज्य में करीब 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिद्धू के वफादारों ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते गुरुवार को दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी नेताओं के एक समूह के साथ 80 कांग्रेस विधायकों में से 60 के साथ बैठक की मेजबानी की थी। सोमवार दोपहर सिद्धू विधायकों और मंत्रियों के एक बड़े समूह के साथ अमरिंदर सरकार में मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के आवास पर शक्ति प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। इन सभी ने सिद्धू के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। एक विधायक ने कहा, सिद्धू अपने निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर भी जाएंगे, जहां उनके स्थानीय समर्थक उनका स्वागत करेंगे। फिर वह स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। पीपीसीसी प्रमुख के रूप में सिद्धू के औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख की घोषणा की जानी बाकी है। सिद्धू ने अपने दिन की शुरुआत मोहाली में 4 नए कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कुलजीत सिंह नागरा के साथ विधायक मदन लाल जलालपुर, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और कुलबीर जीरा से मिलने के बाद की। वह पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लो के अलावा निवर्तमान पीपीसीसी प्रमुख सुनील जाखड़ से दूसरी बार मिलने गए। सबसे अहम यह है कि सिद्धू ने अमरिंदर के वफादार नवतेज सिंह चीमा के आवास पर पहुंचकर कई लोगों को चौंका दिया, जहां एक अन्य विधायक हरमिंदर सिंह गिल भी मौजूद थे। वह स्पीकर राणा केपी सिंह के आवास पर भी गए। दोनों को अमरिंदर का वफादार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये वारंट स्थानीय अदालत ने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में 71 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि के कथित गबन के मामले में जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने लुइस के साथ साथ ट्रस्ट के सचिव अथर फारूकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को रखी गई है। आर्थिक अपराध शाखा ने जून 2017 से इस मामले की जांच शुरू की थी और निरीक्षक रामशंकर यादव ने कायमगंज थाने में लुइस खुर्शीद और फारूकी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लुइस संबंधित परियोजना की निदेशक थी। इस मामले में 30 दिसंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मार्च 2010 में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और सुनने के यंत्र वितरित करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार से 71,50,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस रकम में गबन करने का आरोप ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर लगा था। इल्जाम था कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के फर्जी दस्तखत करके और मुहर लगाकर केंद्र सरकार से वह अनुदान हासिल किया गया था। ट्रस्ट ने दावा किया था कि उसने एटा, इटावा, फरुखाबाद, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मेरठ तथा बरेली समेत प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांग बच्चों को वे उपकरण बांटे थे। बाद में जांच में पता लगा कि वे शिविर कभी लगाए ही नहीं गए थे। याद रहे, कथित भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। सलमान खुर्शीद को निशाना बनाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि सलमान खुर्शीद की पत्नी के ट्रस्ट से विकलांगों के लिए कोई सामान वितरित नहीं किया गया, बल्कि अधिकारियों के फर्जी दस्तखत करके सरकारी पैसे को लूट लिया गया। केजरीवाल के अनुसार ट्रस्ट ने 17 में से 10 जिलों में कोई सामान नहीं बांटा। जवाब में तब तमाम आरोपों को खारिज करते हुए सलमान खुर्शीद की पत्नी ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके ट्रस्ट ने किसी तरह का कोई घपला नहीं किया है। कानपुर में कॉल सेंटर की आड़ में 12,000 अमेरिकियों को ठगने के आरोपी गैंग के मुख्य सरगना को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जसराज सिंह दिल्ली का निवासी है। वह लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। उसके पास कई महंगी कारें हैं। वह लड़कियों पर भी डोरे डालता था। क्राइम ब्रांच ने जब कानपुर में उसे पकड़ा तो वो BMW कार में घूम रहा था। उसकी पोल तब खुली जब कानपुर पुलिस ने 14 जुलाई को अमेरिकियों को ऑनलाइन ठगने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में कॉल सेंटर की आड़ में 12,000 अमेरिकियों को ठगने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जाता है कि आरोपी अमेरिका से कॉल आने पर खुद को माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी बताते हैं। कानपुर में कॉल लैंडिंग कराने के लिए वे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे।
मिली जानकारी के अनुसार कुल ठगी करीब 8 करोड़ रुपए की है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गैंग का मुख्य सरगना जसराज सिंह खुद को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का ग्रेजुएट बताता है। दिल्ली के अपने बुटीक से वह कथित तौर पर कपड़े निर्यात करता था। वह एक दोस्त के जरिए बीते दिनों पकड़े गए आरोपी मोहिंदर शर्मा के संपर्क में आया था। मोहिंदर ने ही कॉल सेंटर खोल विदेशियों को ठगने का आइडिया उसे दिया था। इसके बाद जसराज ने अमेरिका में अपने साथी टॉड थॉमस से संपर्क किया था। पूरा प्लान तैयार करने के बाद सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ रखे गए थे। थॉमस के जरिए 30% रकम गेटवे को देने और 70% भारत भेजने की व्यवस्था की गई। रकम भारत बिना रुकावट पहुंची। इसके लिए बैंक ऑफ अमेरिका के कई डेबिट कार्ड और वन टाइम पासवर्ड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली FOB डिवाइस भी भारत भेजी गई। 25 ATM से रुपए निकालकर बंटवारा होता था। जसराज के 22 बैंक खातों को पुलिस फ्रीज करवाने में जुट गई है। उसके मोबाइल की व्हाट्सएप चैट में मोहिंदर से बातचीत और रुपयों के लेन देन के सबूत मिले हैं। लैपटॉप में धोखाधड़ी से संबंधित डेटा भी मिला है। विदेशों से आए रुपयों के लिए टॉड थॉमस के खाते का भी इस्तेमाल होता था। जसराज की कनाडा निवासी दोस्त हर्ष बरार का बैंक खाता भी इस धोखाधड़ी में प्रयोग किया जाता था। बच्चों में भी अब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की उम्मीद बढ़ गई है। न केवल देसी कोवैक्सीन बल्कि विदेशी वैक्सीन की भी उपलब्धता देश में होने वाली है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जहां एक तरफ कम संक्रमण वाले जिले में स्कूल खोले जाने की बात कही है, वहीं उनका कहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन होने से माता पिता का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। वे अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बारे में सोच सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो देश में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल की रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है। इसके ऑब्जर्वेशन और इम्यूनिटी का डेटा तैयार किया जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि इसका अंतिम डेटा सितंबर तक आ जाएगा और इसके बाद बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में कई विकल्प होंगे। साथ ही जिस तरह के सबूत आ रहे हैं उसमें यह भी देखा जा रहा है कि बच्चों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भी मिल रही है। फिलहाल देश में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है। दिल्ली के एम्स सहित देश के 6 सेंटरों पर 575 बच्चों पर यह ट्रायल हो रहा है। पहले डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, दूसरे डोज की शुरुआत भी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि बच्चों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। सूत्रों का कहना है कि कोवैक्सीन से पहले भारत में जॉइड्स की जायको डी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। इस वैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DGCI से मंजूरी मांगी है, लेकिन चूंकि इसका ट्रायल 12 से 18 साल के बच्चों पर ही हुआ है, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को यह वैक्सीन नहीं दी जा सकती। इस वैक्सीन की एक और ख़ास बात है जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए बेहतर हो सकती है कि यह वैक्सीन नीडल फ्री है। इसे जेट इंजेक्टर से दी जा सकती है, जिससे बच्चे इसे लेने से हिचकेंगे नहीं। इसके अलावा आने वाले समय में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भी देश में अनुमति मिल सकती है। यह mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसका बच्चों पर भी ट्रायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी राजनीतिक गलियारों को शर्मसार करने के लिए काफी है। राजनीति को आपराधिकरण से मुक्त कराने के संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यहां तक कह दिया कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है और आगे भी कुछ नहीं होगा और हम भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 13 फरवरी 2020 के उसके निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कई राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन न करने की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ और राजनीतिक दलों ने ज्यादातर अपने उम्मीदवारों के नामों को बहुत देर से अंतिम रूप दिया। इसके उम्मीदवारों द्वारा नामांकन आखिरी दिनों में दाखिल किया गया और इसलिए शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आंकड़ों का भी जिक्र किया और कहा कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 469 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पीठ ने राजनीति के आपराधिकरण पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अभी तक कुछ नहीं किया गया और आगे भी कुछ नहीं होगा और हम भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने के सुझाव पर विचार कर रहे हैं।
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग के लिए कोष बनाया जाए। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक देश के 4 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के बीकानेर, लद्दाख में लेह के अलावा मेघालय और हरियाणा के सोनीपत में भी भूकंप आया। किसी तरह की हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट जरूर दे रहे हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार 7 जुलाई से बुधवार सुबह तक 34 बार झटके महसूस किए गए। देश के 4 राज्यों में मंगलवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार राजस्थान के बीकानेर में बुधवार सुबह 5:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान तीव्रता 5.3 रही। हालांकि क्षेत्र पाकिस्तान था। बीकानेर में मंगलवार देर रात भी झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान तीव्रता 4.5 थी और केंद्र बिंदु बीकानेर में था। लद्दाख के लेह में सुबह 4:57 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई। इसकी गहराई 200 किलोमीटर तक थी। इसके पहले मंगलवार देर रात मेघालय और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में मंगलवार 2:10 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 4.1 रही, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी 2:06 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस दौरान भूकंप की तीव्रता बेहद कम रही। रिक्टर स्केल में तीव्रता 2.1 रही। इससे पहले 1:18 पर भी भूकंप आया और तीव्रता 2.3 नापी गई। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। देश के 4 राज्यों में भूकंप के झटके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की एक रिसर्च दिल्ली से बिहार के बीच बड़े भूकंप की आशंका जाहिर करती है। उसका कहना है कि इसकी तीव्रता भी रिक्टर पैमाने पर 7.5 से लेकर 8.5 के बीच हो सकती है। यानी यह भूकंप भारी तबाही मचा सकता है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आया तो दिल्ली, NCR, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। बिहार के सबसे धनी मंदिर पटना स्थित महावीर मंदिर को लेकर महावीर मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी ने सूर्यवंशी दास फलारी को राजधानी के महावीर मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महावीर मंदिर में लॉकडाउन के दौरान भी पूजा हुई है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने कहा कि सितंबर में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों ने मामले में आवेदन दिया है। पटना के महावीर मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब हनुमानगढ़ी अयोध्या ने मंदिर पर अपना दावा पेश किया है। मंदिर पर अपने दावों को लेकर हनुमानगढ़ी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को पत्र लिखने के साथ ही महावीर मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। दूसरी तरफ महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने हनुमानगढ़ी द्वारा लगाए गए दावे को नकारते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी से महावीर मंदिर से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 1956 में धार्मिक न्यास पार्षद और महावीर मंदिर के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत निर्णय लिया गया था कि न्यास समिति जब तक मंदिर का आर्थिक विकास करते रहेगी, न्यास परिषद इसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
1958 में पटना उच्च न्यायालय ने इस समझौते को स्वीकृति दी। 1990 में धार्मिक न्यास परिषद ने इसके संचालन के लिए विस्तृत योजना बनाई थी, जिसके अनुरूप काम किया जा रहा है। मंदिर की कमाई का पूरा पैसा परोपकार में लगता है। हनुमान को चढ़ने वाले नैवेद्यम प्रसाद एवं चढ़ावा आमदनी का मुख्य स्रोत है। महावीर मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक विकास में भी अपना योगदान देता रहा है। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे एवं नैवेद्यम से मिलने वाली राशि को परोपकार के कामों में लगाया जाता है। महावीर मंदिर की कमाई से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य, महावीर आरोग्य संस्थान व महावीर नेत्रालय आदि अस्पतालों का संचालन होता है। महावीर कैंसर अस्पताल में मरीजों को तीनों वक्त का भोजन मुफ्त में मिलता है। सामान्य मरीजों को भर्ती होते ही 10,000 रुपये व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीज को 15,000 रुपये इलाज के लिए दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। अब वह खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों और खून में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फेफड़े, दिल, गुर्दा, लीवर पर दबाव बढ़ गया है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ रहा है। मंगलवार की रात डॉक्टरों ने कल्याण के गले में ट्यूब डालकर फेफड़ों को ऑक्सीजन देनी शुरू की। इसे चिकित्सा भाषा में इंट्यूबेट कहते हैं। SGPGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमन ने बताया कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन CCM के ICU में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के उपचार में लगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बुधवार सुबह वार्ड का निरीक्षण कर उनकी सेहत का जायजा लिया। उनकी अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है, कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। शरीर में संक्रमण अभी भी बना हुआ है। उनके उपचार में दिल, गुर्दा, डायबिटीज, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो व क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग समेत 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में लगी हुई है। PCM, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 89 वर्षीय कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और नीम बेहोशी के कारण SGPGI में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में किया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी SGPGI पहुंचकर उनका हालचाल लिया। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर भाजपा विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच चिंता का माहौल है। अलीगढ़ में उनके समर्थक बेहद चिंतित है। कल्याण सिंह मूलतः अलीगढ़ के अंतरौली तहसील क्षेत्र के हैं। कल्याण सिंह भाजपा के उन चंद नेताओं में से है जिन्हें आज की सशक्त भाजपा के बनाने का श्रेय जाता है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल निर्वाचित किया गया था। जनवरी 2015 से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। उन्हें कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी के रूप में जाना जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनका कार्य विवादों से घिरा हुआ है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को कई मुद्दों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी कड़ी में सरकार की मुसीबत थोड़ी और बढ़ सकती है। हालांकि ये मुसीबत संसद के बाहर है। बीते साल नवंबर महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब ऐलान किया है कि वे 22 जुलाई यानी कल से हर दिन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठनों ने फैसला किया है कि गुरुवार से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने मंगलवार को बताया 22 जुलाई से हर रोज 200 किसान प्रदर्शनकारी जंतर मंतर जाएंगे। ये प्रक्रिया संसद के मानसून सत्र खत्म होने तक जारी रहेगी। हम हर दिन एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनेंगे। पहले 2 दिनों में MPMC एक्ट पर चर्चा होगी। बाद में अन्य बिलों पर भी 2-2 दिन चर्चा के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से मुलाकात की थी। इस दौरान किसानों ने कहा था कि वे जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और संसद तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। ये 19 जुलाई से शुरू हुआ है। पिछले 100 सालों में अंग्रेजी राज से लेकर आज़ादी के बाद जाने कितने आंदोलन हुए। बोट क्लब और लाल किले पर लाखों किसानों का जमावड़ा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 90 के दशक में देखा गया। तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली में नरमुंडों के साथ सबका ध्यान खींचा। कभी शरद जोशी ने गांव बंद आंदोलन चलाया तो कुछ किसान संगठनों ने फल, सब्जियों और दूध की आपूर्ति रोकी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो कई बार रेल रोको आंदोलन किया। 2017 में मंदसौर में किसानों पर गोली कांड के बाद देश के कई हिस्सों में आंदोलन हुए। आज़ादी के पहले चंपारण से लेकर खेड़ा और बारदौली जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों को हिला दिया, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के किसानों तक आंदोलन की गूंज पहुंची।
अलग अलग धाराओं और विचारों के साथ पुराने मतभेदों के बावजूद इस मुद्दे पर 41 किसान संगठन एकजुट हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत न होने के सरकार के दावे पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने हमला बोला है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। आखिर इस तरह का बयान सुनकर उनके परिजनों पर क्या गुजरी होगी जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई थी। सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, वे झूठ बोल रहे हैं। पेगासस फोन हैकिंग को लेकर भी संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला। ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत न होने के सरकार के दावे पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने हमला बोला तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना के आंकड़ों को छिपाने की कोई वजह नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ आंकड़ों का संकलन ही करती है जो राज्यों की ओर से पेश किए जाते हैं। हर दिन राज्य सरकारों की ओर से जो आंकड़े दिए जाते हैं उन्हें ही कंपाइल करके अगले दिन सुबह केंद्र सरकार की ओर से पेश किया जाता है। यह जब इत्तेफाक है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने एक केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं उनके ही प्रदेश में आंकड़ों का गजब खेल हुआ। मंगलवार को 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 36,857 लोगों ने कोरोना को मात दी और 3,998 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। देश में बीते दिन हुई मौतें पिछले 39 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 11 जून को 3,996 लोगों की मौत हुई थी। मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महाराष्ट्र में पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने की वजह हुई। यहाँ बीते दिन कोरोना के 147 मरीजों की ही मौत हुई, जबकि 3,509 पुरानी मौतों को अपडेट किया गया। याद रहे, इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा में कोरोना संकट को लेकर बहस के दौरान संजय राउत ने कहा था कि सरकार को इस महामारी में हुई मौतों का पूरा आंकड़ा रखना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को कोरोना संकट के चलते मरने वाले सभी लोगों का सही डेटा पेश करना चाहिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। तो टॉप 10 में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।